नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का साइंस सीरीज में पार्ट नंबर 15 होने वाला है। इससे पहले हम 14 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, हम बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या है पहला सवाल? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है कुनैन, निकोटीन, कैफीन, इंसुलिन। आपका ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन को हम चमत्कारिक औषधि कहते हैं। जब आपका कुनैन है, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना का छाल से। सिनकोना का छाल, सिनकोना का छाल से क्या बनता है? मलेरिया का दवा बनता है। निकोटीन, निकोटीन आपका तंबाकू से पाया जाता है, जिसको कि हम टोबैको बोलते हैं, टोबैको से प्राप्त होता है। कैफीन, कैफीन आपका टी या फिर कॉफ़ी से प्राप्त होता है, चाय या फिर कॉफ़ी से। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन आपका अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज के अग्नाशय के लैंगरहैंस की कुपिकाएँ होती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसका बीटा सेल से निकलता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कौन सा सेल? बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती थैला सुसाइडल बैग कहलाता है? आपका ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन सी लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैला बोलते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आपका ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म, ये आपका कोशिका का सेल है, नाभिक है, इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस है। ये ऊपर में उसका कोशिका का भित्ति है, कोशिका झिल्ली है। तो जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के बाहर भरा रहता है ना, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका द्रव्य। जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस में भरा रहता है, देख लीजिए कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस में भरा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान में रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। दोनों में समझ में आ गया कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या होते हैं। जो कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस से मतलब केंद्रक से बाहर जो लिक्विड भरा रहेगा, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और जो लिक्विड आपका केंद्रक में भरा रहेगा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। किसने? ऑल्टमैन ने। और नाम किसने दिया था? नाम दिया था बेंडा। दोनों का ध्यान में रखना है, नाम दिया था बेंडा ने और खोज किया था ऑल्टमैन ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? सीडी दुबे ने। सीडी दुबे, ये भारत वाला दुबे जी नहीं है। सेल, कोशिका, कोशिका का स्टडी को क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं हम? कोशिका का अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तिलचट्टे का खून होता है, आपका ऑप्शन है लाल, उजला, नीला, रंगहीन। ऑप्शन डी रंगहीन होता है आपका तिलचट्टे का खून। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? आपका ऑप्शन है ऊर्जा, बल, दबाव, पृष्ठीय तनाव। इंग्लिश में एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेशर बराबर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्योंकि फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, दोनों मिलकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ होता है, बल अपॉन लंबाई होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का होता है न्यूटन और लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है किसका? सरफेस टेंशन का। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बर्फ पानी पे तैरता है क्योंकि आपका ऑप्शन है बर्फ पानी से हल्का होता है, ऑप्शन बी पानी बर्फ से हल्का होता है, ऑप्शन सी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, या फिर ऑप्शन डी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी के सतह पर तैरता रहता है। हल्का होने से कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी से मतलब है, घनत्व से मतलब है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे बेहतर कोयला का किस्म निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। कार्बन परसेंटेज के आधार पे कोयला को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा आपको पीट बोलते हैं, जिसको कि हम शॉर्टकट में ABLP बोलते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट। जो लिग्नाइट कोयला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, इसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हिंदी में पूछता है भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? तो लिग्नाइट को। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंटेज में पाया जाता है? लगभग 78%, 78%। ऑक्सीजन आपका लगभग 21% मात्रा में पाया जाता है। आर्गन, आर्गन लगभग आपका 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग आपका 0.03% पाया जाता है। एग्जाम में 78% और 21% जो कि आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होता है, ये लगभग सभी को मालूम होता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आर्गन का 0.93% या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लेता है 0.03%। दोनों को आप याद रखिएगा, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनता है कि पूछता है कि कौन सा ऐसा निष्क्रिय गैस है, आपका नोबेल गैस है, जो कि आपका वायुमंडल में पाया जाता है। निष्क्रिय गैस का मतलब क्या होता है? आपका जो 18वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपका 18वां ग्रुप का एलिमेंट है, 18वां समूह का एलिमेंट है। तो इसमें से आपका आर्गन जो है ये आपका निष्क्रिय गैस भी है। तो पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा निष्क्रिय गैस है, नोबेल गैस है, कि जो कि आपका वायुमंडल में पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? आर्गन। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पादप का कोशिका भित्ति निम्न में से किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकन, काइटिन, ग्लूकोज या फिर कोशिका भित्ति होता ही नहीं है। ऑप्शन सी सेलुलोज का बना होता है पादप कोशिका का कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। आपका ऑप्शन ए पेप्टिडोग्लाइकन, ये किसका सेल वॉल होता है, किसका कोशिका भित्ति होता है? बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवाणु बोलते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु में भी आपका कोशिका भित्ति होता है। एग्जाम में कितने बार पूछता है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं? तो जी होता है। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ऑप्शन बी है काइटिन। काइटिन का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कवक। कवक का कोशिका भित्ति
कैटिन का बना होता है। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। और कवक का अध्ययन को, स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। इसको भी ध्यान में आपको रखना है, माइकोलॉजी। सेलुलोज को बता चुके हैं कि सेल वॉल किसका होता है? पादप का होता है, प्लांट का होता है। क्या आपका ह्यूमन बीइंग में, हम लोगों में क्या कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं? जी नहीं, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बस हम लोग में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि प्रकाश का सीधी रेखा में गमन ना होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विकिरण। आपका ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन ना होना। आपने अपवर्तन का क्या परिभाषा पढ़ा था, डिफिनेशन, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, या तो फिर लंब से दूर भागता है या फिर लंब की ओर झुक जाता है। मान लीजिए कि ये आपका लंब है, नॉर्मल है, कोई भी लाइट इधर से इधर आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये लाइट या तो फिर नॉर्मल से दूर भागेगी या फिर नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। परावर्तन में क्या होता है? कोई भी लाइट जिस मीडियम से आता है टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है रेडिएशन, विकिरण। आपको पता है कि जो मेरा प्रकाश है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। इसीलिए प्रकाश आपका लाइट रेडिएशन के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। आपका ऑप्शन सी है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से आपको एक फार्मूला बताए थे कि स्कैटरिंग आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के पावर 4 का। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा, स्कैटरिंग उसमें क्या होगा? कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका स्कैटरिंग कम। आपको बताया था कि लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, इसीलिए उसका स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए जहाँ पर डेंजर साइन होता है हम कौन सा रंग का यूज करते हैं? प्रकाश रेड कलर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? हरे रंग के प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? आपका ऑप्शन है लाल, हरा, काला, पीला। ऑप्शन सी काला दिखाई देगा। क्या बोल रहा है? हरे रंग के प्रकाश में रखा लाल फूल, यहाँ पे लाल फूल है, तो लाल फूल लाल कब दिखाई देगा? दो ही केस ऐसे होंगे जब आपका लाल फूल लाल दिखाई देगा। एक कब दिखाई देगा? पहला तो है उस फूल पे आप रेड कलर का लाइट दोगे तब लाल दिखाई देगा। दूसरा कंडीशन है उस फूल पे आप वाइट कलर का लाइट दोगे तब वो लाल दिखाई देगा। दो ही कंडीशन है, लाल रंग में और श्वेत प्रकाश में। बाकी कोई भी प्रकाश डालो, या फिर हरा डालो, पीला डालो, काला डालो, कुछ भी डालो, आपका लाल फूल काला दिखाई देगा। इसको ध्यान में रखना है। क्या बोला था मैंने कि लाल फूल केवल दो ही केस में पॉसिबल है। पहला तो रेड लाइट पड़ेगा तो लाल दिखाई देगा, और दूसरा कंडीशन जब श्वेत प्रकाश पड़ेगा तब लाल दिखाई देगा। बाकी कोई भी आपका प्रकाश पड़े आपका लाल फूल काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक अपारदर्शी वस्तु का रंग पीले रंग का है, तो निम्न में से क्या कारण है? पहला, वस्तु पीले रंग को अवशोषित करता है। दूसरा, वस्तु पीले रंग को परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वस्तु सभी रंग को अवशोषित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, वस्तु पीले रंग को परावर्तित करती है, इसीलिए वस्तु का रंग पीला दिखाई देता है। आपको पता है कि सूर्य में 7 कलर होते हैं। 7 कलर जब भी कोई वस्तु पे पड़ता है तो ये वस्तु बाकी सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी को अवशोषित कर लेता है और एक प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जिस प्रकाश को परावर्तित करता है उसी कलर का वो वस्तु दिखाई देता है। यहाँ पे क्या है? पीले रंग का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 6 कलर को ये वस्तु एब्जॉर्ब कर चुका है, अवशोषित कर चुका है,
और एक लाइट पीला कलर को परावर्तित कर दिया। यही पीला लाइट हमारे आंखों तक पहुंचा और ये वस्तु हमको पीला दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु पीले रंग को परावर्तित करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि सफ़ेद कशिश, जिसको कि हम सफ़ेद थोथा भी बोलते हैं, इंग्लिश में वाइट विट्रियोल बोलते हैं, का निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जिंक सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? सफ़ेद कशिश बोलते हैं, वाइट विट्रियोल बोलते हैं। तीनों का बता दीजिए। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, आपको तीनों याद हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। तीनों का बता दीजिए। जो यहाँ पे देखिए जिंक है, जेड से आपको याद रखना है डब्लू, और जो एफ है, एफ से आपको याद रखना है क्या? जी, और सी के नज़दीक में आपका आ जाएगा ब्लू। अब देखिए ट्रिक क्या है। जो जिंक सल्फेट है इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट विट्रियोल बोलते हैं, श्वेत कशिश बोलते हैं। जो आपका फेरस सल्फेट है इसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, हरा कशिश बोलते हैं इसको हम। जो आपका कॉपर सल्फेट है, सी से स्टार्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, और इसको हम बोलते हैं नीला थोथा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। कैसे याद कीजिए? स्टार्टिंग का जिंक जेड से किसके नज़दीक आएगा? डब्लू के नज़दीक आएगा, तो इसको हम वाइट बोल देंगे। यहाँ पे एफ है, स्टार्टिंग का यहाँ से जी पकड़ लिए। जो आपका एफ है फेरस सल्फेट है, ग्रीन विट्रियोल बोलेंगे। यहाँ पे कॉपर है, सी है, स्टार्टिंग का बी पकड़ लिए। ठीक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप आसानी से पकड़ सकते हो। और बाकी जिंक सल्फेट का ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है? जिंक सल्फेट का आपका ओरिजिनल फार्मूला होता है ZnSO4.7H2O, और आपका फेरस सल्फेट का FeSO4.7H2O इसका भी फार्मूला होता है। जो आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O होता है। तीनों को आपको पूरे फॉर्म में याद करना है। जिंक सल्फेट को हम जेड से है, क्या बोलेंगे? वाइट विट्रियोल। फेरस सल्फेट एफ से है, उसका नज़दीक में जी है, ग्रीन विट्रियोल। कॉपर सल्फेट इसका नज़दीक सी है, तो इसका नज़दीक बी होगा, ब्लू विट्रियोल के नाम से। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? कार्य करने का दर को निम्नलिखित में से क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, बल या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यहाँ पे कार्य करने का दर पूछा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पूछा है। अगर यहीं पे पूछता कार्य करने का क्षमता, कार्य करने का क्षमता मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम बोलते हैं एनर्जी। ध्यान में रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? पावर में और एनर्जी में। पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस दर से आप काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पावर, और जिस क्षमता से काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। दोनों में ध्यान में रखना है। एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तीनों को ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 3 प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन सा है? आपका ऑप्शन है पहला लाल, हरा और पीला। नेक्स्ट लाल, नीला और पीला। नेक्स्ट नीला, हरा और काला। नेक्स्ट नीला, हरा और लाल। ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जब भी प्राइमरी कलर पूछे ना तो आपको शॉर्ट में याद रखना है RGB, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। शॉर्टकट में इसको आपको याद रखना है RGB से। नीला, हरा और लाल 3 आपका प्राइमरी कलर है, प्राथमिक कलर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? आपका ऑप्शन है परमाणु संख्या, परमाणु भार, परमाणु आकार या फिर इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन बी, परमाणु भार पर आधारित था आपका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीफ के समय टोटल कुल कितने तत्व ज्ञात थे? टोटल 63 तत्व ज्ञात थे, एग्जाम में पूछता है। और न्यूलैंड के समय टोटल 56 एलिमेंट टोटल ज्ञात थे। जो मेरा आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसको कि हम बोलते हैं इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था मोजले भाई साहब ने, मोजले। और मोजले किस पे बेस्ड थे? यहाँ तो मेंडलीफ का था आपका परमाणु भार पे, लेकिन मोजले भाई साहब आपका परमाणु संख्या के आधार पर बनाए थे। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? किसी पिंड का स्थिति के कारण उसके कार्य करने का जो क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा इसको हम बोलेंगे। किसी पिंड की स्थिति के कारण, अगर यहीं पे पूछता किसी पिंड के गति के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तब आप बताते हैं गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम P से डिनोट करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को, पोटेंशियल एनर्जी को। इसका बराबर होता है mgh। ये फॉर्मूला होता है आपका स्थितिज ऊर्जा का। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है गतिज ऊर्जा, को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है यांत्रिक ऊर्जा, जिसको कि हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का सम होता है, दोनों का योग होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या सवाल है। बोल रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है रोहिणी, पृथ्वी, अप्सरा, त्रिशूल। ऑप्शन सी अप्सरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। बाकी पृथ्वी और त्रिशूल क्या है? एक प्रोग्राम आया था 1983 या फिर 84 में, किसके द्वारा? हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। IGMDP इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बोला मैंने? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अनुसार 5 मिसाइल का स्थापना हुआ था। क्या नाम था उसको? शॉर्ट में पटना बोलते हैं इसको, PATNA, मतलब पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि शैवाल का अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है? आपका ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ऑप्शन सी फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवाल का अध्ययन को। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फंगस का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। हिस्टोलॉजी टिश्यू का अध्ययन। टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। उत्तक का अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका का अध्ययन को, सेल का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। दोनों को ध्यान में रखना है, कोशिका का साइटोलॉजी और उत्तक का हिस्टोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या सवाल पूछ रहा है। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबेल, एडिसन, सीले और प्रिस्टले। ऑप्शन डी सीले और प्रिस्टले। रदरफोर्ड आपका परमाणु का जो नाभिक होता है, ये आपका परमाणु है, इसका जो नाभिक है इसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? एग्जाम में पूछता है डायनामाइट, तो डायनामाइट का आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज आपका 6 क्षेत्र में मिलता है, ध्यान में रखना है। कितने क्षेत्र में? 6 एरियाज में मिलता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में, लिटरेसी में और पीस में। क्या बोला मैंने? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति
लिटरेसी को बोल देंगे साहित्य और अर्थशास्त्र, 6 क्षेत्र में बोलते हैं। आप लिखते जाइएगा। एडिसन क्या खोज किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किए थे। और सीले प्रिस्टले आपको बता चुके हैं ऑक्सीजन का। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? आपका ऑप्शन है बत्तख, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, मगरमच्छ। ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, तो आपको बताना है सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है। और पूछे सबसे लंबा, क्वेश्चन पूछने में डिफरेंस होता है। सबसे लंबा पूछेगा तब आपको बताना है तंत्रिका कोशिका। क्या बताना है? तंत्रिका कोशिका बताना है सबसे लंबा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे लंबा तंत्रिका, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर सबसे छोटा पूछ ले तब आपको बताना है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। मानव शरीर के किस भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या है ऑप्शन? पैर, जांग, आंख, मस्तिष्क। ऑप्शन डी, मस्तिष्क में आपका ब्रेन में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। देख लीजिए फिगर में, ये आपका ब्रेन है। यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि ए है, ए वाला देखिए फिगर में, ए वाला, इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। मटर का शेप का होता है, ये भी ध्यान रखना है कि मेरा जो पीयूष ग्रंथि है किसका शेप का होता है? मटर का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि टाइफाइड रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है अग्नाशय, इंटेस्टाइन, किडनी, फेफड़ा। ऑप्शन बी, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं आंत। टाइफाइड रोग में आपका आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? जीवाणु। जीवाणु से आपका क्या होता है? टाइफाइड होता है। और कभी कभी तो बैक्टीरिया का नाम भी पूछ लेता है। क्या है? साल्मोनेला टाइफी है, इसको ध्यान में आपको रखना है। साल्मोनेला टाइफी से आपका कौन सा रोग होता है? टाइफाइड रोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय। अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। अग्नाशय के आपका लैंगरहैंस की कुपिकाएं, जिससे बीटा सेल, किससे? बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन का क्या काम है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। और ग्लाइकोजन जाके स्टोर कहाँ पे हो जाता है? ग्लाइकोजन जाकर स्टोर हो जाता है आपका लीवर में, आपका यकृत में। आपका जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और डी, किडनी और फेफड़ा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही ब्लड प्यूरिफाई का सिस्टम काम करता है, दोनों खून का हिसाब करता है। लेकिन जो आपका फेफड़ा है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को दोनों को अलग अलग करता है। और ब्लड में जो एक्स्ट्रा माल मटेरियल है उसको अलग कौन करता है? एक्स्ट्रा जो अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, उसको अलग करता है आपका किडनी। ठीक है, और किडनी खराब हो जाए तो हम आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से खून को साफ करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जाम में पूछता है, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। एग्जाम में पूछता है, ध्यान में इसको रखना है। DIALYSIS है। थोड़ा सा मेरा राइटिंग ज़्यादा ही अच्छा है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, तो किडनी का जो मानव तरीके से, हम आर्टिफिशियल तरीके से जो इलाज करते हैं खून का, उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, JJ थॉमसन, जेम्स चैडविक, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी, JJ थॉमसन। आपको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइंटिस्ट का नाम याद करने का एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? ईंट पर नाच। ये सबसे अच्छा ट्रिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइंटिस्ट का याद करने का। जो आपका ई है ये आपका इलेक्ट्रॉन को बताता है, जो प है ये आपका प्रोटॉन को बताता है, और जो नाच है 9 ये बताता है आपका न्यूट्रॉन को।
तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का खोज किया था पर से रदरफोर्ड बनेगा, जो कि आपका यहाँ पे पूछा है ऑप्शन नंबर ए में। रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों पूछ देता है। कभी कभी रदरफोर्ड नहीं देता है, गोल्डस्टीन दे देता है, तो गोल्डस्टीन भी, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? च से बनेगा चैडविक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जेम्स चैडविक। विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल मायोपिया को मतलब निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है मायोपिया को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए। अगर यहीं पे दूरदृष्टि के बारे में पूछ लेता है कि दूरदृष्टि को सही करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तब आप बताते उत्तल लेंस का, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टपकाना है, ठीक है। जैसे भी बताइए, गूगल कीजिए या कुछ भी कीजिए, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, इसका बताइएगा। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अपना रिव्यू भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।